Hello students, welcome back to our physics class. This is Aman Anis Khan, and in today's video lecture we are going to discuss some very important topics from chapter number 3, current electricity. Okay, so in last video lecture we have already discussed about Ohm's law, definition of electric current and some other important topics. So the topic which we are going to discuss now is drift velocity. So our first topic for today is drift velocity. Okay, and the denotation of drift velocity is Vt. Drift velocity Vt. So the question is, what is drift velocity? Drift velocity is velocity of electrons on applying electric field. When we apply some electric field across a wire, some potential difference across a wire, then the average velocity of moving electrons is called drift velocity. Okay, so क्या concept होगा? Suppose we have a wire here. वायर का हमने एक पोर्शन यहाँ ड्रॉ किया है और इस कंडीशन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सपोज वी आर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, then we have discussed in the previous lecture as well, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करेंगे एक फोर्स को इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू दिस मूवमेंट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड हमने डेफिनेशन डिस्कस किया. डेफिनेशन में लिखना भी है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन applying some external electric field. Okay, so now time to derive the formula of drift velocity. तो अब हम drift velocity का formula derive करेंगे. एक important topic है. Okay, तो देखो starting में if there is no electric field, then we know average velocity of electrons will be zero. This we have already discussed in previous video lecture. क्यों होता है zero? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करेंगे तो जितनी भी डायरेक्शंस पॉसिबल है उन सारी डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं. और जब इलेक्ट्रॉन्स उन सारी पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव करने के लिए फ्री हैं तो उस केस में, उस सिनेरियो में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम जानते हैं उनका एवरेज वेलोसिटी अपने आप कितनी हो जाएगी? जीरो. क्योंकि वेक्टर की कंडीशन में एक डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले वेलोसिटी को कैंसिल कर देगी. हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं. देखो सपोज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव करेंगे, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. तो इसलिए यहां पर जो भी इनिशियल का एवरेज है वो कितना होगा? जीरो. क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है? यस. नहीं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया और हमने ये देखा कि इनिशियल एवरेज वेलोसिटी कितनी है? जीरो है. ओके, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी. तो हम यहाँ लिखेंगे इफ electric field is absent. In the absence of electric field, we know initial average velocity of electron is always zero. ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ हमें मिल गया है और ये हमने लॉजिकली डेराइव किया. बिल्कुल सिंपल है. ओके, अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मैं अगेन ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे. और हम ये जानते हैं क्योंकि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. मैंने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. अगर हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि नाउ इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और अब एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती. यहाँ देयर हैज टू बी सम एवरेज वेलोसिटी और जो एवरेज वेलोसिटी यहाँ होगी वही होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, सो यहाँ एवरेज वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे. ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. अब चूंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स. ओके, सो हम यहाँ लिखेंगे ऑन अप्लाइंग इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम डिस्कस करें तो यहां क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन की स्पीड के लिए हम फर्स्ट यहाँ पे इक्वेशन काम में ले रहे हैं. और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम फर्स्ट equation
ऑफ मोशन, ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जिस फोर्स की वजह से मूव करे वो फोर्स बताओ। F is equals to QE. This is the definition of electric field. E is equals to F upon Q. We have already discussed in chapter number 1. काफी सिंपल है, ठीक है ना? F is equals to QE. Okay. So यहाँ से F and we know काइनेमेटिक्स में हम जानते हैं F is equals to कितना होता है? ma। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, what will be the acceleration of electrons? तो आसानी से आंसर दे सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स A, यहां से हम निकालेंगे ma is equals to QE, या हमने काइनेमेटिक्स में जो F is equals to ma है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो हम डेराइव करते हैं उसको हमने QE के इक्वल कर दिया, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहां we are going to get acceleration of electron, और एक्सेलरेशन कितना है बताओ? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज A is equals to QE divided by m। Okay, so what is the first equation? V is equals to U plus AB। 11th क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती थी ये तीन इक्वेशंस की। क्या हमने डेराइव किया? फर्स्ट इक्वेशन V is equals to U plus AT, काफी सिंपल है, हमने लिखा है ये तीन इक्वेशंस होते हैं। ओके, सो V is final velocity, U is initial velocity, A is acceleration and T is time interval। Okay, so now we are going to put the values from here। So on taking average of this equation, यहाँ हम इसका एवरेज लेंगे, taking average। Okay, if we are going to take the average here, so यहाँ मैंने V, ये final speed है, U is initial speed, so we can write here V initial। Okay, this is V final, this is V initial। Okay, I am going to write it VF, VF मतलब V final, final velocity, this is average initial velocity and now AT का average। Okay, तो इस तरह से हमने यहाँ तीनों टर्म जो है उनका एवरेज लिया। Now we can say, देखो हम क्या कह सकते हैं, VF जो है this is final velocity, final average velocity of electrons on applying electric field। This is final condition, this is initial condition। Initially average speed is 0, तो यहाँ हम इसकी जगह कितना प्लेस करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू 0। और यहाँ अगर बात करें तो दिस इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइनल एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो होगा दिस विल बी आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन डेराइव द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो यहाँ से V फाइनल की वैल्यू जो है एवरेज, दैट विल बी इक्वल टू VD। ओके, सो यहाँ हम लिख देंगे दिस विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू वहां से पुट करेंगे। अगर यहाँ हम चार्ज लिखें इलेक्ट्रॉन का, तो बताओ इलेक्ट्रॉन के लिए Q कितना होता है? -E। सो दिस विल बिकम -E डिवाइडेड बाय m। ओके, सो 0 इज इक्वल टू E, एक्सेलरेशन को बाहर निकालो, -E डिवाइडेड बाय m, और यहाँ पर आ जाएगा एवरेज टाइम। ओके, सो आई थिंक सारे स्टेप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट स्टेप में VD, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू, क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये 0 है, -EE डिवाइडेड बाय m, और एवरेज टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे टॉ से। ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज टाइम, मल्टीप्लाई में मैंने इसको लिखा है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो एक वेक्टर हम वेलोसिटी के ऊपर लगाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यहाँ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब हमारे पास एक सिंपल डिस्कशन के बाद फाइनली फॉर्मूला है जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो -EE अपॉन m इनटू टॉ। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, तो VD is equals to -EE upon m into tau। Here E, this is electric field, this minus sign represents that drift velocity is in the opposite direction of electric field, जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होती है। ओके, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ से क्लियर हो चुका है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बात करें टॉ, टॉ रिप्रेजेंट हियर average time and it is an important term। tau is relaxation time, tau is relaxation time here, this is called relaxation time, and relaxation time is average time, average time between two successive collisions, average time between two successive collisions
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ये है कि जब इलेक्ट्रॉन आपस में कॉलिजन यहां करेंगे तो उन कॉलिजन के केस में दो सक्सेसिव, जो दो लगातार कॉलिजन होंगी, उनके बीच का एवरेज टाइम है। तो इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराते हैं या आयन से जब कॉलिजन करते हैं तो उन कॉलिजन्स में कभी टाइम ज्यादा होता है, कभी टाइम कम होता है। तो टॉ यहां एवरेज टाइम को रिप्रेजेंट करता है। टॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म and we are going to define the tau as this is relaxation time. Okay, so we have the formula of drift velocity. Vd is equals to minus E upon m into tau. ये याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। अगर हम मैग्नीट्यूड की ही बात करें, न्यूमेरिकल में अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो तो मैग्नीट्यूड के केस में हम माइनस साइन हटा सकते हैं और हमारे पास एक टर्म है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। काफी सिंपल और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस किया। नाउ मूविंग टू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर एंड द टॉपिक इज मोबिलिटी। तो अब हम मोबिलिटी डिस्कस करेंगे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही रिलेटेड है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। So now the next topic is mobility, okay, and it is denoted by mu. Mobility is denoted by mu. What is the definition of mobility? Mobility is drift velocity on applying unit electric field intensity. This is the formula of mobility and we can define this physical quantity by using this formula. Okay, हम बहुत अच्छे से जानते हैं फिजिक्स में इस तरह का फॉर्मूला अगर कहीं दिख जाए तो उस फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को 1 के इक्वल कर लेते हैं और म्यू जो है मोबिलिटी वो किसके इक्वल हो जाता है बताओ, वो vd के इक्वल हो जाएगा। तो यहां हम देखेंगे क्या कहेंगे हम बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू मोबिलिटी, पर नॉर्मल ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं, ऑन अप्लाइंग यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो उस कंडीशन में जो स्पेसिफिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी होती है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी हियर? वी कैन डिफाइन मोबिलिटी एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अप्लाइंग यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो यहां हमारे पास फॉर्मूला भी है, तो यहां से मोबिलिटी के लिए भी फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। ओके, मैं सिर्फ इसे डिस्कस कर रहा हूं मैग्नीट्यूड के टर्म में। तो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, देखो म्यू इज इक्वल टू, बताओ डी के लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन था, ई अपॉन एम इनटू टॉ डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ई यहां कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, सो म्यू इज इक्वल टू ई टॉ अपॉन एम या ई अपॉन एम इनटू टॉ। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोबिलिटी। ओके, सो ये हमें ध्यान रखना है क्वेश्चंस में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन हुआ है या मोबिलिटी के बारे में, और हम दोनों को आपस में रिलेट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो न्यूमेरिकल में कई बार वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछता है लेकिन इंफॉर्मेशन मोबिलिटी से रिलेटेड गिवन होती है, और कई बार मोबिलिटी जो होती है उसके बारे में पूछा जाता है और जो इंफॉर्मेशन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड गिवन होती है। और हम जानते हैं दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो न्यूमेरिकल में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, सो नाउ इनके बीच की रिलेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं Vd is equals to mu E, ठीक है ना, ये भी ध्यान रख लेना है। यहां से मैंने ये डायरेक्ट किया है, यहां से लिख सकते हैं Vd is equals to mu E। क्लियर? सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज म्यू टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां हमें एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला है। ओके, सो एक छोटा सा टॉपिक था मोबिलिटी के बारे में हमने देखा जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ही रिलेटेड है। ओके, सो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है जहां हम रिलेट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो अच्छे से टॉपिक को यहां समझना है। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी Vd and electric current and current is denoted by I. Okay, so relation between drift velocity and current एक important topic. Okay, so start करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कंडीशन या डिस्कस करेंगे। तो
Suppose here we have a metal wire, a conducting wire. यहाँ हमारे पास एक conducting wire है और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे यहाँ, suppose we are applying an electric field according to this representation. तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं यहाँ इस साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना शुरू करेंगे और इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए सपोज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया डेल्टा टी टाइम के लिए। ध्यान रखना है एक एक टर्म पे ध्यान रखना है, जो भी मैं इसके डायग्राम के आसपास लिखूंगा। वी आर गोइंग टू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ई फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, और उस डेल्टा टी टाइम इंटरवल में यहाँ जो इस साइड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ये पूरा कंप्लीट इसकी जो लेंथ है कितनी लेके चल रहा हूं मैं एल, ये एल लेंथ क्रॉस कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्रॉस करके यहाँ पहुंच जाते हैं। ओके, सो अगर मुझे एल लेंथ को रिलेट करना है तो एल कितना हो जाएगा बताओ, वी टी इंटू डेल्टा टी। टोटल डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स ने कितना ट्रेवल किया है, एल। क्लियर? सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो व्हाट इज द वेलोसिटी? वी आर टेकिंग एवरेज वेलोसिटी व्हिच इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज vt। ओके, सो vt इनटू डेल्टा टी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वायर के लेंथ को। तो यहां l इज इक्वल टू हो जाएगा vt इनटू डेल्टा टी। क्लियर? सो नाउ और हम सपोज यहां करंट कितनी फ्लो हो रही है, i। टोटल चार्ज जो यहाँ फ्लो हुआ है दैट इज डेल्टा क्यू। चार्ज हमने कितना लिया है यहाँ, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हुआ होगा कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी के लिए। करंट उससे रिलेटेड कितनी है, आई। वी आर गोइंग टू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ई अगेन फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, और इस टाइम में जो लेंथ कवर हुई है इस वायर में वो लेंथ कितनी होगी, वी इनटू डेल्टा टी। ओके, यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन है। ये स्मॉल एन और कैपिटल एन में डिफरेंस अभी इसी टाइम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, वरना आगे ये टर्म हमेशा तुम्हें कंफ्यूज करेगी। तो देखो हमने किस तरह से रिलेट किया है, स्मॉल एन क्या है, मैं यहाँ क्लियर लिख रहा हूं, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, और कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो यहां जो कैपिटल एन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। हमें करंट चाहिए, सो करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल आई इज इक्वल टू, बताओ कितना होगा, हम जानते हैं बेसिक फॉर्मूला, डेल्टा क्यू upon delta t. Okay, delta q upon delta t. From quantization of electric charge we can write delta q is equals to n. This is the first formula from chapter 1 where we have discussed quantization of electric charge, and according to quantization of electric charge we know q is equals to n. और formula क्या था, q is equals to n. So we can write delta q is equals to ne. n यहाँ क्या है, n है total number of electrons, and what is e? e amount of charge on सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है उस चार्ज का हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड है। ओके, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन, वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन प्लेस ऑफ डेल्टा क्यू। सो इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर, आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्वाइट सिंपल इट इज, आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। नाउ एन, व्हाट इज एन हियर, एन इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So total number of electrons, capital N is small n into V. Again an important relation, और यहाँ हमें small n और capital N दोनों के बीच में relation भी समझ में आ रहा है। What is the relation between small n and capital N? Capital N is equal to small n into V. How can we define it? Small n is number of electrons per unit volume and V is total volume. V is total volume of this wire, of this conducting wire. So now we can say that number of electrons per unit volume multiplied by total volume will represent total number of electrons. काफी सिंपल है, और स्मॉल n को डिफाइन करना होगा तो देखो स्मॉल n यहाँ से कितना है, कैपिटल N डिवाइडेड बाय कैपिटल B. So we can define small n as total number of electrons per unit volume. तो काफी सिंपल है, हम रिलेट कर सकते हैं. Now we are going to put the value of capital N here, which is small n into V into E divided by delta T. ठीक है, सो एक बार एक्सप्रेशन हमारे सामने आया, एन वी ई अपॉन डेल्टा टी. नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वायर? सो वी कैन सी इन द डायग्राम वायर इज सिलिंड्रिकल. ओके, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ बेस? वी आर टेकिंग it A. Okay, so this is the cross sectional area
of this cylindrical wire and it is A, and what is the length of the wire? L. So volume will be A into L. Okay, so V is equals to, we can see in the diagram, A into L. So I is equals to small n into A into L into E divided by delta T. Okay, so this is the next step. Step by step हम आगे बढ़ते जा रहे हैं. So now L, we know the value of L from the diagram, Vt into delta T. Length is equals to velocity into time. Okay, so put this value here. So if we put this value, so we are going to get n into A into Vd into delta T multiplied by E divided by delta T. Okay, so यहाँ delta T cancel out हो गया. And now we have a very important formula, a very important relation between electric current and drift velocity. और ये जो relation है क्या है बताओ हमारे सामने, I is equals to N E A V T. Okay, this is the relation which we are going to get from here. N E A V T. This is a very important relation. And this is a very important formula. I is equals to N E A V D. This is the relation between electric current and drift velocity. Okay, यहाँ से मैं इसको mu से भी relate कर सकता हूँ. We can relate it to mobility as well. So we can write this I is equals to N E A. What is the value of mu? VD. VD is equals to mu E. Okay, so VD is equals to mu E. वहां से हमने देखा था mu is equals to VD upon E. तो लास्ट जो डेरिवेशन में फॉर्मूला डेराइव किया था वहां से हम ये भी देख सकते हैं कि मोबिलिटी को इलेक्ट्रिक करंट से किस तरह से हम रिलेट करेंगे. ओके, सो अगेन ये एक और इंपॉर्टेंट यहाँ डेरिवेशन था और इस डेरिवेशन में हमने यहाँ देखा कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है. ओके, सो इस चैप्टर में टॉपिक में हम एक फॉर्मूला डेराइव करते हैं और उस फॉर्मूले में बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी को मिक्स करके हम कुछ नए फॉर्मूले और डेराइव करते हैं. तो बस वही हम थोड़ा आगे और बढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डेराइव करेंगे बाय यूजिंग दिस इंपॉर्टेंट रिलेशन. ओके, तो तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि ये जो रिलेशन हमने डेराइव किया है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. ओके, सो बढ़ते हैं आगे. देखो कुछ और इंटरेस्टिंग डिस्कस करते हैं. हर स्टेप एक फॉर्मूला है और हर फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बन सकता है. ये चैप्टर कुछ ऐसा ही है. ओके, सो देखो हमारे पास है I इज इक्वल्स टू N E A V D. ओके, और V D की जो वैल्यू थी हमने डायरेक्ट की थी. बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ V D, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. चलो यहां लिख देते हैं. वी नो V D इज इक्वल्स टू E E अपॉन m इनटू tau. ओके, मैं सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं. डायरेक्शन हम जानते हैं ऑपोजिट होती है, माइनस साइन आता है. बट यहां पे मैंने सिर्फ क्या लिखा है, मैंने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखा है. ओके, सो करंट I इज इक्वल्स टू, यहां लिखेंगे M E A V D इज E E अपॉन m इनटू tau. ओके, सो ये हो जाएगा E E अपॉन m इनटू tau. यहां हमने कुछ नहीं किया है, बस जो फॉर्मूला हमने अभी डेराइव किया था उसमें पिछला ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पुट की है. तो I इज इक्वल्स टू करंटली न्यू फॉर्मूला हमें मिला है. ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू N E स्क्वायर अपॉन m इनटू A इनटू E इनटू tau. क्लियर, E टू E N स्क्वायर A E tau और अपॉन में आ जाएगा m. क्लियर, यहां से I अपॉन A, यू आर गेटिंग इट. ए मैं यहां लेके आया हूं. I अपॉन A क्या रह जाएगा, N E स्क्वायर अपॉन m इनटू E इनटू tau. एंड व्हाट इज I अपॉन A? वी नो I अपॉन A इज J व्हिच इज करंट डेंसिटी. सो करंट डेंसिटी के लिए भी फॉर्मूला हमारे पास आया N E स्क्वायर अपॉन m इनटू E इनटू tau. हर स्टेप एक नया फॉर्मूला हमें डायरेक्ट करके दे रही है. दिस इज करंट डेंसिटी. सो यहां हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला यहां मिला है. This is the formula of current. ठीक है, यहां हमें एक और फॉर्मूला मिला है. This is the formula of current density. We know J is equals to I upon A, current per unit volume. Okay, चलो आगे और देखते हैं. So now अगर हमें देखिए J upon E. Okay, so J upon E in next step J divided by E is equals to NE square upon m into tau. You are getting it? NE square upon into tau. यहाँ रह गया E, आ गया J upon E.
microscopic form of Ohm's law. According to that, J is equals to sigma E, and we can write here J upon E is equals to sigma. So we are going to use this relation here. और अगर ये रिलेशन हम यहाँ यूज करें तो बताओ सिग्मा इज इक्वल्स टू, एंड व्हाट इज सिग्मा? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी. वी नो इट इज कंडक्टिविटी. Conductivity. Okay. What is the formula of conductivity? From this derivation, what is the relation for sigma? N E square upon n into tau. So इस important derivation में हमें थर्ड फॉर्मूला मिला. थर्ड फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेटेड है यहाँ. तो सिग्मा इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन m into tau. अगर सिग्मा आ गया तो हम रेजिस्टिविटी भी डिफाइन कर सकते हैं ना. सो रेजिस्टिविटी, अगर हमें रेजिस्टिविटी डिफाइन करना हो, हम जानते हैं रेजिस्टिविटी रो जो होती है वो सिग्मा का क्या होती है? रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा. एंटी प्रोपोर्शनल होगा तो ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा. यहाँ हमारे पास आएगा m अपॉन n e स्क्वायर इनटू tau. तो यहाँ हमें रो से रिलेटेड फॉर्मूला भी मिला. तो ये एक सिंपल सा छोटा सा डेरिवेशन था जहां हमने I और VD को पहले रिलेट किया, फिर हमने VD की वैल्यू को पुट किया, और VD की वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास ये 4 इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं. हर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहां से हम काफी कुछ सीख सकते हैं. ओके. डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, मैंने कहा था रेजिस्टेंस जो है उसके लिए फिजिकल कंडीशंस जो है कांस्टेंट रहनी चाहिए, और वहां हमने देखा था डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया. आई मीन इट मींस द डायमेंशंस ऑन ऑफ द वायर. ओके. नाउ व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर? हम यहां से समझ सकते हैं. देखो पहले मैं इस रिलेशन से क्लियर करता हूं. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर फास्ट है तो फिर मुझे बताओ जो रिलैक्सेशन टाइम है टॉ, वो इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए? सिंपल है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होना चाहिए. क्यों? अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फास्ट हो गया है, वो तेजी से दौड़ रहे हैं, इट मींस अब कॉलिजन्स जल्दी होंगी. सो ड्यू टू दिस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस. ड्यू टू डिक्रीमेंट ऑफ रिलैक्सेशन टाइम हियर सिग्मा ऑल्सो डिक्रीजेस. तो यहाँ सिग्मा भी डिक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि इट इज प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, सिग्मा डिक्रीज होगा. सिग्मा का डिक्रीमेंट मींस सिग्मा के डिक्रीज होने से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, और कंडक्टिविटी डिक्रीज होना मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ना. तो हमने रिजल्ट निकाला कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है. एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है. ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस. क्लियर? और एक और रिलेशन हम यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं रो से रिलेटेड. देखो हमने यहां समझा, अगर हम यहां डायरेक्ट देखें तो देखो ये डायरेक्ट बता रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फास्ट होगा, ड्यू टू विच रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज, एंड ड्यू टू डिक्रीमेंट इन रिलैक्सेशन टाइम वी कैन डेराइव बाय दिस फॉर्मूला दैट रो will increase in this condition. So due to decrement in relaxation time resistivity increases. और resistivity increase हो रही है तो हमने डायरेक्ट रिलेशन निकाला कि बताओ टेम्परेचर बढ़ने से resistivity increase होगी या डिक्रीज होगी. तो now we have the answer. On increasing temperature resistivity also increases, and due to this resistance of wire also increases. So resistance of wire जो है, वायर का जो रेजिस्टेंस है वो डायमेंशन के ऊपर भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है. Okay, so that's it about today's video lecture. We have already discussed some very important physical quantities. अच्छे से रिवाइज करना है, स्टडी को कंटिन्यू रखना है. If you have any doubt, you can ask in comment section or WhatsApp. So see you in next class. Till then, take care.